डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 24 इंटीग्रेशन में 0 से π/4 साइन ऑफ मॉड ऑफ 4x माइनस π/12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x, इसकी वैल्यू में दी हुई है। तो हमें बताना है ये अल्फा किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, एक तो मॉड का जो क्वेश्चन आता है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन, उसको हम कैसे अप्रोच करके सॉल्व करते हैं। तो पहले मॉड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 24 साइन के अंदर मॉड में एक फंक्शन लिखा हुआ है 4x माइनस π/12। अब ध्यान रखिए मॉड के अंदर की जो फंक्शन है उसी पे फोकस करता है हमें। तो मॉड के अंदर का जो फंक्शन है अगर वो एक लीनियर फंक्शन है x में, लीनियर मतलब x की पावर 1 का फंक्शन है, तो पहला स्टेप, पहला थॉट प्रोसेस आपका यही होता है कि इसी फंक्शन को आपको t पुट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर के अलावा दूसरा नहीं। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर फंक्शन में पूछे जाते हैं तो वो इजी हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको t पुट करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट माइनस π/12 आ जाएगी, अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी पाई माइनस π/12, तो 11 π/12 और इंटीग्रेशन ही इसमें चेंज हो जाएगा 4dx इक्वल टू dt। तो 24 में से 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, 4dx को dt लिख लेंगे, साइन ऑफ मॉड ऑफ t आ जाएगा माइनस π/12 से 11 π/12। अब मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन को t पुट करने से क्या फायदा होता है, देखिए तो जब मॉड के अंदर का जो इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन होगा उसको हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होता है वहां पे जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पे t है तो अब t जब 0 होगा तो वो हमारे लिए ब्रेक करना भी ईजी है। हम कहाँ पे स्प्लिट करेंगे इसको, माइनस π/12 से 0 अलग बनाएंगे, 0 से 11 π/12 अलग बनाएंगे। इसीलिए मैं लीनियर को t पुट करता हूँ क्योंकि ब्रेक का जो पॉइंट है वो हमेशा 0 ही आएगा। इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4x माइनस π/12 को आप 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, वहां पे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे और ब्रेक तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें फिर साइन ऑफ 4x माइनस π/12 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर हमें इंटीग्रेशन में सोचना पड़ेगा। इसमें साइन t का इंटीग्रेशन आएगा, वो हमारे लिए सोचना काफी ईजी है, यही हम करेंगे। तो मॉड t में इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे t इक्वल टू 0 पे। तो जब t इक्वल टू 0 पे आप ब्रेक करोगे तो 0 से लेस में मॉड t को हम लिखेंगे माइनस t, 0 से में बड़े में लिखेंगे प्लस t। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आएंगे, साइन ऑफ माइनस t, साइन ऑफ प्लस t। तो साइन ऑफ माइनस टी माइनस साइन टी होता है, माइनस π/12 से 0 ये आएगा, 0 से 11 π/12 साइन टी आएगा। अब इसमें भी आप दोनों अलग अलग मत करिए, इसमें भी मैं एक ही इंटीग्रेशन है, देखेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा एक ही है साइन टी का, तो वही हमें यूज करना है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस टी होता है। तो मुझे पता है आंसर तो यही लिखना है। दो बार आया है सेम इंटीग्रेशन, बस लोअर और अपर लिमिट में फर्क है। तो मैं इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करता हूं, माइनस साइन हटा के इसको रिवर्स कर लेता हूं, 0 से माइनस π/12। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस टी है, इसका इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस टी है। फिर मैं लोअर और अपर लिमिट जब पुट करूंगा तो देखिए अपर लिमिट माइनस π/12, अपर लिमिट 11 π/12, तो ये दो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, और ये जो माइनस कॉस टी वाला माइनस था मैं यहाँ ले गया लेफ्ट में, माइनस i1/6 लिख लिया इसको, 6 को पहले ही मैं ले गया था ताकि मुझे बारी बारी 6 नहीं लिखना पड़े। अब उसके बाद में अपर लिमिट माइनस π/12, अपर लिमिट 11 π/12, देखिए दो बार आएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि अपर लिमिट वाला पहले प्लस में आएगा। फिर लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो cos 0 सब्ट्रैक्ट होगा, cos 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 cos 0, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे साइन में मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा, cos 0 यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं रिवर्स कर लेता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि जो लोअर लिमिट वैल्यू दो बार आएगी तो इसको 2 लिखना है अपने को, और डायरेक्ट cos 0 हम लिख लेंगे और अपर लिमिट में सिंपल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। अब इसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे है cos 0, ये तो 1 होता है, 11 π/12 और π/12, इसका भी मैं बताता हूँ। मुझे पता है ये वैल्यू 0 है, क्यों है देखिए, इसको भी समझते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। cos π/12 और cos 11 π/12, cos ऑफ माइनस π/12 को मैंने π/12 लिख लिया माइनस साइन हटा के, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। अब ध्यान रखेंगे कभी भी कोसाइन में अगर ऐसे दो एंगल दिए हुए हैं, जैसे एक π/12 है और एक है 11 π/12, ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर आप निकालें तो वो पाई आना चाहिए। ध्यान रखिए सम या डिफरेंस पाई अगर आता है दो एंगल का, जब कोसाइन में एडिशन है तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए
तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो अब हम यहाँ पे यही माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो ये हमेशा होगा। इसको हम कैसे ध्यान रखते हैं, अगर हमने इन दोनों एंगल को ऐड किया तो यहाँ पे सम ऐड करने पे कितना आ रहा है एंगल का, वो पाई ही आ रहा है, देखिए। तो ऐसे दो एंगल जिसका सम पाई है और उसमें कोसाइन लिखा हुआ है, उसका सम हमेशा 0 ही होता है। इसी तरह से कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है वो भी माइनस कॉस थीटा होता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये भी 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, कोसाइन में अगर आपको दो एंगल मिल जाए जिनका सम भी 180 है या जिनका सब्ट्रैक्शन 180 है, अगर उनको एडिशन में लिखा हुआ है तो वो 0 ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे को पता लग गया था 11 पाई बाय 12 पाई बाय 12, इसका एडिशन है 12 पाई बाय 12 विच इज पाई, तो मुझे पता है ये एडिशन में इसका सम 0 होगा। एंगल का सम अगर पाई है या एंगल का डिफरेंस पाई है, कोसाइन की दो टर्म्स है उसको ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसको हम 0 लिख लेंगे, ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होके ये +12 आ जाएगा आंसर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप अप्लाई हमेशा कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के काम में आता है एग्जाम में, इससे टाइम सेव होता है। ये तो हो गया मॉड का क्वेश्चन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में चलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 sin x, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है उसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है लोअर और अपर लिमिट के बीच में। 0 से π/4 में साइन होता है 0 से 1/√2, तो ये वैल्यू होगी 2 × 0 से लेकर के 2 डिवाइडेड बाय √2, ये वैल्यू इसके बीच में होगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से √2 के बीच में। 0 से √2 के बीच में हम निकाल लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। किसकी निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, जो भी अंदर लिखा है। अब आप देखते हैं इसमें इंटीजर कौन सा आएगा, वहां पे ये ब्रेक होगा। 0 से √2 के बीच में इंटीजर आएगा 1, क्योंकि √2 1.4 होता है। तो 0 से 1 और 1 से √2, तो यहां ब्रेक करेंगे। ब्रेक कहां करेंगे, जब 2 sin x की वैल्यू क्या होगी 1, वहां पे हम ब्रेक करेंगे। तो 2 sin x कब 1 होगा, मतलब sin x होगा हाफ। sin x कब हाफ होता है, 30 डिग्री पे। तो 0 से π/4 में 30 डिग्री होता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 0 से 30, 30 से 45। और 0 से 30 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 sin x 0 से 1 के बीच में है। तो अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे इस वैल्यू का GIF, वो हो जाएगा 0। तो 0 से 30 में ये 0 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 30 से आगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग का 1 होगा। तो 30 से 45 में हम इसको 1 लिखेंगे, सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन आएगा इसमें। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, तो ये आएगा π/4 माइनस π/6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 24 से मल्टीप्लाई, 6π माइनस 4π, ये वैल्यू आ जाएगी 2π। तो अब दोनों का आप ऐड कर दीजिए, यही लिखा हुआ है 2π + 12, तो अल्फा हमें दिख ही रहा है, आंसर कितना आएगा 12 के बराबर ही आएगा।